कि मनुष्य की जो औकात है, मनुष्य की जो कैपेसिटी है, मनुष्य की जो अंडरस्टैंडिंग है, मनुष्य के जो इंटेलिजेंस है, वो विराट के सामने चींटी से भी छोटा है। या हमारे ऊपर कोई और भी जगत है, या हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई और प्राणी है जिसको हम एलियंस कह करके संबोधित करते हैं। तो है तो सही कोई ब्रह्मांड में, और वो जो इशारे भी कर रहा है। नमस्कार, नमो नारायण। खूब अध्यात्म की बातें, खूब शास्त्र, खूब पुराण, खूब उपनिषद, गीता, महाभारत और इस धरती के विषय में हमने बातें की। लेकिन क्या धरती की ही बातें धरती तक महदूद रहेंगी, सीमित रहेंगी, या हमारे ऊपर कोई और भी जगत है, या हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई और प्राणी है जिसको हम एलियंस कह करके संबोधित करते हैं? इसके विषय में पहले तो लोग जो बातें करते थे तो ऐसे लगता था कि ये बकवास है, नहीं, ये इसका अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं आपको कहूं कि भारत के इसरो के एक्स चीफ एस सोमन जी ये कहें कि नहीं, हमारे अलावा भी ब्रह्मांड में कोई है, क्योंकि मनुष्य तो एक रिसेंट क्रिएशन का पार्ट है, अभी अभी जिसको कहते हैं। लीजिए उनकी ही वाणी से सुनिए एलियंस के विषय में सोमन जी क्या कहते हैं। For us, we are nowhere. So I always believe that there is alien around us, much evolved, because we are not the one that has come in the recent times. We were the very recent origins of life form. Possibly there are origins of life and much evolved life everywhere in the universe. No doubt about it. तो आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि ये संभावना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एलियंस हो सकते हैं। लेकिन अगर एलियंस हो सकते हैं तो उसका कैमरा पे कोई प्रमाण है, या इसके अलावा कोई प्रमाण है? हाँ ठीक है, हमारे शास्त्रों में कई चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसको हम एलियंस से जोड़ करके देख सकते हैं। हमारे यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, ये जितने भी योनियां हैं, ये योनियां परग्रहों की हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? कोई हड्डियों का कंकाल हमारे पास है क्या? तो विज्ञान जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई जो चीज़ें हाथ में लगती हैं वो ये बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण देती हैं कि नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई है, और न सिर्फ है बल्कि वो मनुष्य से संपर्क भी करना चाहता है। आप सब लोगों के अनुरोध पर पहली बार एक वेबिनार के माध्यम से हम जुड़ेंगे 7 सितंबर रविवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक। इस वेबिनार के अंदर जो हम आपको 3 घंटे में देने जा रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स होंगी, मेडिटेशन से लेकर के नित्य आपकी दैनिक पूजा। आप जो कहते हो कि डेली जो स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसमें हम ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करें, साथ में प्रैक्टिकल तरीके से जो चीज़ें की जा सकती हैं और करनी चाहिए। और साथ साथ में 7 सितंबर और 22 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है उस विषय में भी हम पूजा पद्धति की बात करेंगे। और साथ में पितृपक्ष जो चालू आ रहा है, तो पितरों की शांति के लिए गर्भ में ही हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, उस विधि को भी हम नित्य पूजा में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं इस सेमिनार में। पिछले दिनों मैक्सिको के बुगा स्फीयर विस्तार, बुगा एक जगह का नाम है, वहां पर एक गोला गिरता है, और जब वो गोला गिरता है तो उसको कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली फिल्माया गया। आप पहले उस गोले की पिक्चर का क्लिप देखिए। आखिरकार इंसानों ने रियल यूएफओ को कैप्चर कर ही लिया। अभी तक सिर्फ ब्लरी वीडियोस दिखते थे, पर इस बार एक पावर लाइन से टकराने के बाद वो नीचे गिर गया। लोग तुरंत दौड़े उसके तरफ, और ये मिला। पूरे धरती के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसको नाम दिया गया बुगा स्फीयर। जब लड़कों ने उसे उठाया तब उनके हिसाब से ये बर्फ की तरह ठंडा था, और एक लड़के ने तो उसे बहुत देर तक पकड़े रखा था, और वो 3 हफ्ते के लिए बीमार हो गया। इसके ऊपर कई सिमेट्रिकल आकृतियां बनी हुई है, और इसके फ्रंट साइड पे एक ऐसा डिजाइन है जो कि चिप की तरह दिखता है, और एक अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ है, और ये भाषा धरती में मौजूद 7000 भाषाओं में से किसी से भी मैच नहीं करता। होस्ट लुइस वेल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेडियोलॉजिस्ट में से एक है, उनको ये सौंपा गया, और मेक्सिको में उनके लैब में आज भी ये रखा हुआ है, और रिसर्च में कुछ कंक्लूड ही नहीं किया गया है। अगर ये इंसानों ने बनाया होता, ये हॉक्स होता, तो
तो वैज्ञानिक जो है ऑफिशियल रियल वाले गवर्नमेंट वैज्ञानिक वो स्टेटमेंट निकाल देते हैं कि ये फेक है, ये है, वो है। बुगा स्पेयर के केस में आप कहीं भी सर्च कर लो, पता चलेगा कि कुछ पता ही नहीं चला इसके बारे में। सब अपना मुंह बंद रखे हुए हैं, बस ये लिखते हैं कि रिसर्च जारी है, कुछ कंक्लूड ही नहीं किया गया। न सिर्फ बुगास्फीयर जो चर्चा में रहा, उसको जिन्होंने हाथ से छुआ तो बताया कि वो बहुत ठंडा था, कुछ छूने वाले कुछ दिनों तक बीमार भी रहे। उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का भी बताया जाता है कि उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। मैक्सिको के अंदर ये चीज़ इसीलिए बाहर आ पाई क्योंकि ये कोई सरकारी तंत्र के हाथ में चीज़ नहीं लगी, ये आम इंसानों के हाथ में लगी और फिर वो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज वगैरह में चली गई और धीरे धीरे करते हुए लोगों के सामने इस चीज़ को लाया गया। और इसके बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई कि क्या वास्तव में हमारे पास इस धरती पर कोई संपर्क करने के लिए परग्रही आते हैं। जैसे मैं एक फर्स्ट पोस्ट चैनल की खबर देख रहा था, मैं आपको उसके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले दिनों मैक्सिकन कांग्रेस के अंदर ऐसी ही पुरानी बॉडीज जो एलियंस की बताई जाती है, जिनके हाथ में 3-3 उंगलियां हैं, उसको जब लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया तो कहा गया कि ये एलियंस के शरीर हैं। पहले आप क्लिप देख लीजिए। The Mexican Congress held a hearing, their first hearing on unidentified anomalous phenomena, aka UFOs. They were talking about aliens. And they put 2 corpses on display. According to them, these were alien corpses with elongated heads and 3 fingers on each hand. Now, if you've grown up watching movies like E.T., these corpses may look very familiar to you. They look exactly like the aliens shown in movies. तो मैक्सिकन कांग्रेस का ये जो यूएफओ पर बहस चला और उसमें ये जो दिखाया गया, इसको बिल्कुल आप रूल आउट नहीं कर सकते हो कि नहीं ये तो फोटो एडिटिंग है या फोटोशॉप किया हुआ है। कि इस चैनल को जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो सारे प्रख्यात चैनल हैं और ये विश्व के मीडिया में बिल्कुल ये चीज़ें चल रही है। अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे देखा जाए तो स्पेस की खोज में मनुष्य कब से है? मुझे लगता है कि जब से मनुष्य अस्तित्व में आया और उसने पहली बार चंद्रमा को देखा होगा, तब से उससे ब्रह्मांड के जो ये नज़ारे हैं वो आकर्षित तो करते ही होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मतलब नेशनल, भारत का। ये अंतरिक्ष में हमारे विद्यार्थियों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दिन घोषित होते हैं ऐसे। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पर ही इतनी बिजी है कि अंतरिक्ष में जितना इंटरेस्ट उनको लेना चाहिए मुझे लगता है उस प्रमाण में है भी नहीं, और स्कूल की पढ़ाई लिखाई में भी जितना इस पर ध्यान देना चाहिए इस विषय को लेकर के वो पर्याप्त नहीं है। बट भारत का ये सौभाग्य है कि 1977 में नासा का जो वॉयेजर, जो आज हमसे 1500 करोड़ दूर है डिस्टेंस में, किलोमीटर, 1500 करोड़ किलोमीटर, उस 1977 के वॉयेजर में ऐसी चीजें रखी गई थी जो मनुष्य की सभ्यता को दर्शाती हुई। वॉयेजर निकल चुका है ब्रह्मांड से दूर। अगर कभी किसी संस्कृति के हाथ लगे तो उसे पता चलेगा कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का डीएनए की संरचना क्या है, मनुष्य क्या संगीत सुनता है, बजाता है। और उसमें हमारे भारत की बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मूर्धन्य संगीत से जुड़े हुए नाम है। केसर भाई केरकर जी का गाना जात हो अकेले को रखा गया। वो वॉयेजर तो जा रहा है, ब्रह्मांड में जा रहा है, 1500 करोड़ किलोमीटर तक निकल चुका है। लेकिन सोचो कभी किसी संस्कृति को वो वॉयेजर हाथ लगे, पता नहीं कितने हजारों साल हो जाएं, और उसमें केसर भाई केरकर का वो जात हो अकेले वाला गाना वो सुने, तब वहाँ लोग क्या सोचेंगे, क्या उसका रिएक्शन होगा। ये भारत का सचमुच में हम उसको कहेंगे, हमें इस पर गर्व भी करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी एक हमें देखना चाहिए कि और इसके अलावा क्या प्रमाण। पिछले दिनों मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जिसमें बताया जाता है कि क्या कोई स्पेसशिप है जो हम पर नज़र रखने के लिए हमारे नज़दीक आ रहा है। 3i एटलस नाम जो उस वैज्ञानिकों ने दिया है उस शिप को, वो कहते हैं कि हो सकता है ये अपने आप में एक बड़ा शहर है, ये कोई ग्रह नहीं है।
और उसकी संरचना को लेकर के अभी भी जिसको कहते हैं कि ठोस निर्णय पर साइंटिस्ट नहीं पहुंचे हैं। पहले आप क्लिप देखिए कि ये 3i एटलस है क्या। एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसका नाम है 3i एटलस अभी हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एलियन स्पेसशिप है। सो पहली बात, क्या 3i एटलस एलियन शिप है? ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, दूसरे किसी तारे के आसपास से बनकर निकला है और सालों से स्पेस में घूमता हुआ अब हमारे पास आ गया है। ऑफिशियली इसको नासा ने कॉमेट अनाउंस किया है, अ ह्यूज बॉल ऑफ आइस गैस डस्ट, एकदम ओमुआमुआ और बोरिसोव जैसा। तो साइज क्या है? ये कोई छोटा मोटा स्टोन नहीं है। कुछ फोटोज के हिसाब से इसका न्यूक्लियस 7 मील चौड़ा है, कोई कहता है 12 मील, मतलब एक पूरा शहर इसमें फिट हो सकता है। एंड नाउ द कंट्रोवर्सी। इंटरनेट पर सब सुन रहे हैं कुछ हार्वर्ड के साइंटिस्ट को जिनका नाम है एवी ल्योब। इनका कहना है व्हाट इफ ये एक एलियन टेक हो, एक स्पेसशिप जो हम पर नजर रखना चाह रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप को लेकर के काफ़ी वैज्ञानिक जो है वो ऊहापोह में है कि ये क्या हो सकता है। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हमसे दूर हैं उनको नापने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए जब हमारी सैटेलाइट मार्स पे गई थी तो किलोमीटरों के हिसाब से बताया गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि इसका खर्चा तो हमारे जो रिक्शा का खर्चा होता है उसकी बराबरी जितना था। हालांकि उसको लाइट नोट पे ही मैं कहूँगा। तो प्रश्न ये आना चाहिए कि आप ये किलोमीटर नापते कैसे हो। तो ब्रह्मांड का जो ये डिस्टेंस नापा जाता है उसको कहते हैं लाइट ईयर्स, अर्थात प्रकाश वर्ष, और ये दूरी नापने का एक मापदंड है। इसमें प्रकाश जो नापा जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में प्रकाश जो होता है, एक प्रकाश की ज्योत आपको दिखी, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आप तक पहुंच जाती है दूरी तय करते हुए। या उसको ये कह सकते हैं 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसको फिर गणित में अगर हम देंगे तो काफ़ी गणित आप कर सकते हो उसको। इसको समझने के लिए क्या आपको पता है कि धरती से चंद्रमा की दूरी क्या है? बहुत सरल। इसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो प्रकाश वर्ष की फार्मूला आप बिल्कुल ठीक से समझ जाओगे। चंद्रमा धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मैंने क्या बताया? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति होती है, एक सेकंड में आ सकता है, और चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर। तो चंद्रमा पर प्रकाश जो दिखता है उसको धरती पर पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए? तो 3 लाख किलोमीटर के लिए एक सेकंड तो हो गया, और 84,000 जो दूसरे किलोमीटर उसमें जुड़े हुए हैं उसके लिए 0.3 सेकंड, मतलब 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पे पड़ने वाला प्रकाश धरती पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है, 1.25 सेकंड के आसपास। और सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। तो 300 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से 8 मिनट 20 सेकंड में आप दूरी तय कर लो सूर्य हमसे कितना दूर है, और कमेंट्स में आप बता देना। ये आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपकी विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। और ये चीज़ ऐसी है जिसको ब्रह्मांड में अब आप देखते हो तो विज्ञान कहता है कि कई तारे तो अस्तित्व में नहीं भी होंगे जिनका प्रकाश हम देख रहे हैं, लेकिन उन प्रकाश को पहुंचने के लिए इतना समय लग गया कि हम आज प्रकाश तो देख रहे हैं पर वो ग्रह वास्तव में होगा नहीं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। ब्रह्मांड की इस खोज में जब आप अनंत में चलते हो तो वास्तव में गजब गजब अनुभव होते हैं। और ये यात्रा भी बड़ी अध्यात्म से ही जुड़ी हुई यात्रा है, लेकिन ये एक अलग लेवल का है। इसी लेवल से जुड़ा हुआ एक नाम आता है एरिया 51। एरिया 51 क्या है? अगर आप गूगल करोगे तो आपको बिल्कुल पता पड़ेगा। एरिया 51 यूएसए के अंदर उनका एक सीक्रेट, जिसको कहेंगे एयरफोर्स का एयरपोर्ट माना जाता है, जहाँ पे एयरफोर्स की गतिविधियाँ होती है, उनकी वायुसेना की। कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 में दूसरे ग्रहों के जैसे एलियंस हैं उनकी 3-4 बॉडीज के ऊपर, मैं कई देख रहा था, कई उसमें शॉट्स हैं, कई उसमें क्लिप्स हैं, वो आप स्वयं से भी देखेंगे तो आप खोज पाएंगे। एरिया 51 में एलियन की क्लिप्स देख सकते हो।
तो उसमें कई 2-3 बॉडीज़ हैं जिसके ऊपर वो बताते हैं कि एरिया 51 की है। ये सच है कि एरिया 51 में किसी भी साधारण कमर्शियल प्लेन को लैंडिंग करने के राइट्स नहीं है, आप नहीं उतर सकते हो। आप उस एरिया में यहाँ तक कि एंट्री भी ठीक से आपको अलाउ नहीं है। हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो मन में जिज्ञासा तो लोगों की होती है कि अमेरिका के उस एरिया 51 में आखिर होता क्या है, क्या रिसर्च हो रहा है, कौन से परग्रही जीव वहाँ पल रहे हैं, या उसकी डिटेलिंग क्यों नहीं बताई जाती है। ऐसा भी हुआ है कि कई बार रेडियो पर इस तरह के समाचार आ गए, प्रतिष्ठित रेडियो की स्टेशंस के ऊपर, कि इन्होंने यूएफओ देखा, फिर उस समाचार को उस रेडियो से हटा दिया जाता है और उस आदमी का कोई अता पता नहीं होता। ये 60 के दशक में अमेरिका की वारदातें मिलती हैं। क्यों हम छिपाना चाहते हैं? क्या वास्तव में ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो मनुष्य से ज़्यादा स्मार्ट, मनुष्य से ज़्यादा इंटेलिजेंट है? बिल्कुल हो सकती है। इसका उदाहरण कैसे समझें, समझाने के लिए बोल रहा हूं, अन्यथा उसको न लें। जैसे मानो चींटियों का बहुत बड़ा कोई समूह है विश्व में। चींटियां एक दूसरे से कॉलोनीज के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, और सपोज करो कि एक चींटी अंबानी के घर में रह रही है, चींटी, और वो चींटी किसी गरीब झोपड़पट्टी वाले इंसान के चींटी वाले से मुलाकात होती है और दोनों के बीच में संवाद हो। तो वो चींटी उसको बताया कि मैं तो अंबानी के घर में रहती हूं। तो वो उसको पूछेगी कि क्या तुमने अंबानी के जो घर देखा है 32-36 माले का, वो पूरा देख लिया है? अब एक चींटी के लिए इतना मकान पूरा देख लेना ये संभव नहीं है। तो वो उससे पूछेगी तुम जिस फ्लोर पे हो वो फ्लोर पूरा देख लिया है? शायद वो भी संभव ना हो। तो क्या घर में रहने वाले तुमने किसी अंबानी को पूरा पूरा देख लिया है? नहीं। तुम्हारे अंगूठे तक भी अगर चींटी पहुंचे तो वो अपनी आंख उठा करके भी देखे तो वो तुम्हें पूरा नहीं देख सकती है। ये एग्जाम्पल जब मैं आपको देख रहा हूं तो उसका मात्र यही तरीका कारण समझाने का है कि मनुष्य की जो औकात है, मनुष्य की जो कैपेसिटी है, मनुष्य की जो अंडरस्टैंडिंग है, मनुष्य के जो इंटेलिजेंस है, वो विराट के सामने चींटी से भी छोटा है। इसको आइंस्टाइन ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि मनुष्य का इंटेलिजेंस इतना बड़ा नहीं है कि तुम ब्रह्मांड समझ जाओगे। और उसको अध्यात्म में रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं कि अनंत को नापने के लिए तुम्हें अनंत ही होना पड़ेगा। मतलब सपोज करो कि तुम समुद्र को नापने चले हो। एग्जाम्पल लो कि समुद्र के अंदर 1 करोड़ लीटर पानी है, तो 1 करोड़ लीटर पानी कैसे नापोगे? 1-1 लीटर करके नापोगे। चलो नाप भी लिया तो उसको रखोगे कहाँ? फिर उतना बड़ा खड्डा चाहिए। तो रामकृष्ण के कहे अनुसार उतना बड़ा खड्डा ही तुम्हें करना पड़ेगा और उसको नापने का पात्र भी उतना बड़ा होना पड़ेगा तुम्हें। तो अनंत को नापने के लिए ये सीमित शरीर काम नहीं लगता है। अनंत सहस्त्रार के ऊपर की ये यात्रा है। तो है तो सही कोई ब्रह्मांड में, और वो जो इशारे भी कर रहा है। और अब जो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मैं पढ़ रहा हूँ या हम आपस में चर्चा करते हैं, तो ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि दूसरे ग्रहों के जो भी जीव हैं वो धरती से संपर्क करने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं, और या तो कुछ कर भी चुके हैं। हालांकि इसमें बहुत हेल्यूसिनेशन, बहुत कल्पनाशील नहीं होना है। ब्रह्मांड अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता हमारे शास्त्र कहते हैं। और हमारे तो नागलोक, अतल वितल पाताल, इतने लोकों की भी जब गणना करते हो तो उतना सब कुछ आप जान जाते हो। कुल मिला करके ब्रह्मांड की इस खोज में आप जितना जान पाए हो वहाँ तक तो ठीक, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी विज्ञान के वो दरवाजे खोलिए और उनको विज्ञान में इंटरेस्ट कैसे आए उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दीजिए। मेरे से मिलने के लिए या संपर्क करने के लिए वेबसाइट के माध्यम से www.swamiyoupahar.com पे आपको जानकारी मिल जाती है। और मैं कहाँ इस समय हूँ, गुजरात में हूँ, हरिद्वार में हूँ या प्रवास में हूँ, वो वेबसाइट पे भी जानकारी आपको मुयस्सर करवा दी जाती है। तो इसी तरह अध्यात्म के साथ साथ उस हरि अनंत हरि कथा अनंता का स्वाद लेते हुए आज इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।